13 टुकड़ियां हरा के भेजी थी। उनके कारण जो बाड़मेर वाला इलाका उसको क्या बोलते हैं? मालड़। इतनी बातें पड़ी जी। चलो सुनना, देखो एक बात सुनना। मल्लीनाथ जी का एक बेटा था, उस बेटे का नाम था जगमाल। क्या नाम था? बदमाश बंदा था, थोड़ा लड़ाइयां करता थोड़ी ज्यादा, इधर उधर डेली किसी ना किसी को पीट के आया करता। एक बार तो बाहर कोई नहीं मिला तो घर में अपने अंकल को ही पीट लिया था इसने। यहाँ मेवानगर जहां राजधानी थी मल्लीनाथ जी की, उसके पास में कोई एक गांव था सिणली नाम करके। गणगौर के आसपास का टाइम था, लड़कियां गणगौर पूजने के लिए कुएं पे गई हुई थी। उन दिनों गुजरात में एक सुल्तान हुआ करता, महमूद बेग। क्या नाम था? बेग। बेग नाम का एक राजा था। उसका सेनापति कोई वहां गांव के पास से निकल रहा था, और उस सेनापति ने देखा कि लड़कियां अकेली खड़ी है, तो उन लड़कियों को उठा के ले गया। लड़कियां थोड़ी देर तक जब घर पे नहीं आई, घर वालों ने कहा भाई किधर गई किधर गई, पता लगा तो पता चला कि साहब गुजरात का राजा है महमूद बेग, और उसका जो सेनापति उन लड़कियों को उठा के ले गया। जनता की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? राजा की। तो जनता भाग के मल्लीनाथ जी के पास है, भाई मल्लीनाथ जी आपका राज है, हम आपको टैक्स देते हैं, हमारी सुरक्षा तो करो। मल्लीनाथ जी ने कहा भाई क्या बात हुई? तो क्या भाई इस प्रकार से महमूद बेग का सेनापति हमारी कन्याओं को उठा के ले गया। मल्लीनाथ जी तैयारी कर रहे थे। मल्लीनाथ जी ने कहा भाई सेनापति को बुलाओ, हथियार कितने पड़े हैं, सैनिक कितने हैं, घोड़े कितने हैं, फटाफट हिसाब लगाओ, आक्रमण करेंगे, वापस हम लड़कियों को लेके आएंगे। इतने में जगमाल आया कहीं से बाहर से डोलता हुआ। डैडी आज इतनी तैयारी कैसे? तो मल्लीनाथ जी ने कहा यार तू तो घर पे रहता नहीं, शर्म आनी चाहिए तेरे को थोड़ी बहुत, और अपने गांव की लड़कियों को उठा के ले गए। डूब मरना चाहिए अपने को कहीं जाके, सारे दिन लड़ाइयां करता घूमता रहता है, गांव का तेरे से ध्यान नहीं रखा जाता। और जगमाल को ये बात बहुत बुरी लगी, और जगमाल ने कहा कि पिताजी अब तो इन लड़कियों को मैं ही छुड़ा के लाऊंगा, आप मत जाइए। मल्लीनाथ जी ने वापस कहा कि यार तुम कहीं बीच में और किसी को पीट पाट के आ जाए, आगे पूरा पहुंचेगा नहीं वहां तक। उसने कहा नहीं, पहले इस्तेमाल करो, एक बार जाने दो आप मेरे को। घड़ी डिटर्जेंट है? अच्छा घड़ी घड़ी है वो। तो कहा एक बार घड़ी पर विश्वास करके देखो आप। तो मल्लीनाथ जी ने कहा ठीक है भाई जगमाल चला जाएगा। जगमाल ने कहा भाई पता तो लगाओ लड़कियों को लेके गए कहां है, अटैक कहां करना है भाई, केवल अटैक करके हराना थोड़ी, अपने को लड़कियों को लेके आना है। तो पता चला कि जो गुजरात का राजा है महमूद बेग, उसका एक महल है अहमदाबाद में। कहां पर महल है उसका? अहमदाबाद में उसका एक महल है, और उसके महल में उसकी राजकुमारी रहती है, और राजकुमारी का नाम था गिंदोली। क्या नाम था राजकुमारी का? राजकुमारी गिंदोली वहां पर रहती है उस महल में, और अपने वाली लड़कियों को भी वहां पे गिंदोली के महल में बंद करके रखा हुआ है। वो सारी गिंदोली की नौकरानियां है, अपने वाली लड़कियों को वहां दासियां बना लिया, नौकरानियां बना लिया है कि गिंदोली सुबह सुबह कहेगी मेरे शैम्पू कर दो, तो अपने वाली लड़कियां उसके शैम्पू करती है। वो दिन में कहेगी मैं मैगी खाऊंगी, तो क्या बना के लाती है उसके लिए? मैगी बना के लाती है। तो वहां अपने काम कर रही है। तो जगमाल ने कहा कि अपने तो अहमदाबाद पे हमला करो और वहां से उठा लो लड़कियों को। लोगों ने कहा कि यार तुम मूर्ख है क्या, अहमदाबाद के राजा की बेटी वहां पे रहती है, तो सिक्योरिटी कितनी टाइट होगी? ऐसे कैसे हो सकता है कि यार जहां पे राजकुमारी रहे वहां पे सिक्योरिटी नहीं, हर कोई आनिया बानिया घुस जाए, और यदि वहां चले गए तो वापस एक भी नहीं आ पाएगा। तो जगमाल ने कहा तो क्या किया जाए? यार दिमाग लगा थोड़ा बहुत, थोड़ी जासूसी करवाई, थोड़ा पता लगवाया, तो पता चला कि शुक्रवार वाले दिन, फ्राइडे के दिन जो है, राजकुमारी गिंदोली अपने महल से बाहर जाती है, बाहर एक दरगाह, उस दरगाह पे धोख लगाने के लिए, दरगाह समझ गए, एक दरगाह पे धोख लगाने के लिए जाती है। और जब राजकुमारी गिंदोली वहां धोख लगाने के लिए जाती है, तो अपने वाली लड़कियों को नौकरानियां बना के साथ लेके जाती है। कोई पूजा की थाली पकड़ती है, कोई अगरबत्तियां पकड़ती है, कोई सोल पकड़ती है, कोई फूल पकड़ती है, और वहां पे सिक्योरिटी नहीं होती। और स्वाभाविक बात है, जहां पे भगवान का घर है वहां पे सिक्योरिटी होने का मतलब ही नहीं, भगवान ध्यान रखे वहां पर किस बात की सिक्योरिटी है। तो कहा वहां जब शुक्रवार के दिन में 11 बजे के आसपास आती है, वहां से उठाएंगे अपने इनको। तो कहा ठीक है। अपने राजस्थान में सबसे अच्छे घोड़े यदि कहीं के माने गए तो मालानी। कहां के घोड़े अच्छे माने गए? याद रखना वैसे ही बात को, राजस्थान में सबसे अच्छी नस्ल घोड़ों की कहां हुआ करती थी? कहां होती? मालानी नस्ल के घोड़े बहुत अच्छे होते। अब जहां के अच्छी नस्ल के घोड़ों को बिकने के लिए जाएंगे, तो मालानी नस्ल के घोड़ों को बेचने के लिए लोग दूर दूर तक जाते। तो जगमाल ने अपने साथ 10-15 साथी लिए, अच्छे 10-15 अच्छे घोड़े लिए, और मालानी नस्ल के घोड़े लेके यहां से अहमदाबाद जाके बैठ गए उस दरगाह के पास में। बृहस्पतिवार वाले दिन शाम को, गुरुवार को शाम को जाके वहां पर बैठ गए कि इधर आएगी राजकुमारी गिंदोली कल, और राजकुमारी गिंदोली आएगी तो अपनी लड़कियां साथ आएगी और अपनी लड़कियों को उठा के ले जाएंगे। आता जाता आदमी को पूछे कौन हो तुम, यहां कैसे बैठे हो? सब घोड़े बेचने हैं। और व्यापारी तब इधर उधर घूमते ही रहते थे, सब जगह व्यापारी घूमते थे। कोई जाके घोड़े की रेट पूछ ले आप जैसा कि यार ये घोड़ा कितने का दिया, तो 3000 वाले घोड़े की रेट बताए 30,000।
अगला बंदा कह इतना महंगा थोड़ी भाई साहब, ओरिजिनल माल है, ऐसे थोड़ी ना कोई मालानी का घोड़ा है, सस्ते में कैसे मिल जाएगा। तो उसने कहा ऐसे तुम्हारा एक भी नहीं बिकेगा, इतना महंगा दोगे तो। वो मन ही मन सोचे कि बेचने किसको है, अपने रखने ही है सारे के सारे। और दूसरे दिन नियत समय पे 11 बजे फ्राइडे वाले दिन राजकुमारी गिंदोली उन नौकरानियों को लेकर दरगाह पर आई। उन लड़कियों ने इन घुड़सवारों को देखा, घुड़सवारों ने लड़कियों को देखा, एक ही गांव के थे, जानते तो थे एक दूसरे में। उनका आ जाओ तुम सारी। लड़कियां भाग के आगे अपने भाइयों को देखते, घोड़ों पे बिठाए, वहां से रवाना। जगमाल गिंदोली को बिठा लेता है। भाई जगमाल जानता था कि गुजरात का राजा पीछा तो करेगा, और पीछा करेगा तो फिल्मों की तरह अपने कहेंगे अब आगे बढ़ने की कोशिश की तो है ना, तुम्हारी लड़की को यहीं पर भून दिया जाएगा, खोपड़ी उड़ा देंगे हम इसकी। तो हॉस्टेज बना के लाए गिंदोली को वहां से। पर गुजरात का राजा पीछा करता, उनको पता चलता, तब तक तो मेवानगर पहुंच गए थे। मेवानगर लाने के बाद में उन लड़कियों को उनके घर वालों को दिए। घर वाले बहुत राजी हुए, सबने जगमाल के जय जयकार की। उस दिन मेवानगर में घी के दिए जलाए गए, और राजकुमारी गिंदोली के लिए एक अलग कैंप की व्यवस्था की कि भाई राजकुमारी गिंदोली को छोड़ दो, इसके पिताजी पीछे से आएंगे तब इनको भेज देंगे। इतने में गुजरात की राजा की सेना, वो सेनापति जो उठा के लेके गया था वही वापस आया लेने के लिए। वो यहाँ पहुंचा और उसने आते ही जगमाल को कहा ये क्या तरीका है, तुम हमारी राजकुमारी गिंदोली को कैसे उठा सकते हो। इनका यार स्वाभाविक बात है, तू हमारी लड़कियों को उठा के लेके गया था, तू तो गलत नीयत से उठा के लेके गया, हमारे तो ऐसी कोई नीयत भी खराब नहीं है, हम इसलिए उठा के लाए थे कि तू जब पीछा करे तो हमारे पास में कोई ना कोई होना चाहिए। भाई तुम पूरी सेना लेके पीछा करोगे, हम तो यार 15 आदमी थे तो हम क्या करते। पर अब यहाँ आगे अब तो तू लड़ेगा तो भी हमारी तो पूरी सेना खड़ी, लड़ ले बोले। और बाकी गिंदोली का हम तो वापस भेजने के लिए तैयार है, गिंदोली कैंप में बैठे, नौकरों का जाओ गिंदोली कर दो कि जाए, उसके बाप का सेनापति आया, वापस अपने घर पे चली जाए। नौकर गए, नौकरानियां गई, कोई नौकरानी ने जाके कहा कि राजकुमारी गिंदोली तुम्हारे पिताजी के सेनापति हैं, तुम्हें वापस लेने के लिए आए। गिंदोली ने जाने से मना कर दिया। गिंदोली ने कहा जीना यहां, वो अपने वाली लड़कियां जब वहां पर थी तो वो गिंदोली को हमेशा कहती कि राजकुमारी गिंदोली तुम कितने दिन तक हमें इस महल में बंद करके रखोगे, हमारा भाई जगमाल आएगा, कर्ण अर्जुन आए और हमें यहां से पक्का लेके जाए। और गिंदोली उनको कहती ऐसा क्या जगमाल है, तुम जानती हो ये मेरे पिताजी का राज्य है, और तुम्हारे जगमाल जैसे ने किसी ने आक्रमण कर दिया ना तो तोड़ के फेंक दिया जाएगा, एक बंदा साबुत नहीं जा पाएगा यहां से। पर वो लड़के हमेशा कहती नहीं तुम हमारे भाई को जानती नहीं हो, जगमाल आएगा तुम्हारे बीच में से हमें उठा के ले जाएगा। इसलिए जब जगमाल वहां गिंदोली को बिठाता है तो गिंदोली पहली बात इस बात से इंप्रेस होती है कि यार बंदे ने आक्रमण कर दिया, इस प्रकार से अटैक किया, अपनी बहनों के लिए इस कदर आ गया कि उठा के ले गया। तो फिर उसको यूं बहुत अच्छा लगता है और गिंदोली यूं जगमाल से बेपनाह मोहब्बत करने लग जाती। लोगों ने, वो नौकरों ने आगे जगमाल को कहा कि गिंदोली जा ही नहीं रही है, क्यों, तो अगर ये मैं जगमाल के साथ रहूंगी। जगमाल गया, जगमाल ने जाके कहा कि नहीं तुम अलग मजहब की हो, मैं अलग मजहब का हूं, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम यहां पे रहोगी। उसने बेचारे ने फिर कहा कि मोहब्बत ये सब कहां देख पाती है, अब तेरे अलावा मैं कहीं भी जाने वाली। फिर जगमाल गिंदोली को यहीं रख लेता है। गिंदोली वळती धरान गुड़ला ऊपर घाल, मंडल स्यूं ल्यायो मर्द मल्लरो जगमाल। कि मल्लीनाथ का जगमाल किसको उठा के लाया था। आपने कहानी पहली बार सुनी होगी, बाकी आपकी और मेरी मम्मियां हर गणगौर पर गिंदोली के गीत गाती है। हम सदियों सदियों से गिंदोली के गीत गाते हैं। जिस दिन उठा के लाए थे उस दिन गणगौर थी, क्या थी, देखो स्टार लगा के, गिंदोली अपनी बाबू है। भाई अपनी पूर्वज ही रही होगी, पुरानी पीढ़ी वालों की तो कुछ लगती होगी। देखो गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। गिंदोली सॉन्ग्स आर संग ऑन गणगौर। गणगौर पर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। गिंदोली सॉन्ग्स आर संग ऑन गणगौर। हाँ सुनील अब बता तू कहां बिठा रहा था। पीछे वाले स्टूडेंट तुम्हारी शिकायतें मेरे पास 2-3 दिन से है। एक कान खोल के एक बात सुनिए, यहां सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा ये केवल ये लोग तय करेंगे जो बाहर कार्ड चेक करते हैं। आप में से कोई अपने हिसाब से नहीं तय करेगा। फिर भी आपकी किसी की दिक्कत है कि नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा और कहीं नहीं बैठूंगा, मेरे पास ऑफिस में आके मिल लेना, या तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा, वरना कोचिंग दे ना दे मैं पैसे देके घर भेज दूंगा।
तुम चले जाना घर पे यदि तुम्हें इतनी प्रकार की दिक्कत होती है तो। पर क्लास में मिसमैनेजमेंट नहीं, क्योंकि तुम्हारे चक्कर के अंदर 10 बाकी बच्चों को प्रॉब्लम झेलनी पड़े, पीछे तुम एक ही रो खाली नहीं छोड़ते हो, फिर वहां पे आने जाने की जगह नहीं बचती, पानी पीने के लिए बच्चे कहां से जाएं, वॉशरूम के लिए बच्चे कहां से जाएं। थोड़ा यदि तुम कोऑपरेट नहीं करोगे, और मुझे हमेशा लगता है कि हमारा काम पढ़ाना है, यदि मैं इस प्रकार के भाषण दूं, मैं एक दिन पहले ही आपको समझा के गया था पीछे वालों को कि तुम ध्यान रख लो, ये मेरे को आज कह रहा था कि सर आप समझा के गए थे, उन्होंने कहा कोई समझा के जाओ, हम तो यहीं बैठेंगे, क्या कर लेगा कोई हमारा, तो क्या कर लेगा वो तो मैं जानता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं, तुम भी बेहतर ढंग से जानते हो इस बात को। यदि किसी ने बदतमीजी की तो कोचिंग से तो निकलेगा और निकलेगा, कूटूंगा मैं, है ना, और वीडियो और जल्दी वायरल हो जाएंगे किस प्रकार क्लास से बाहर निकाला गया। तो थोड़ा ध्यान रखें यार, आप छोटे भाई बहन हो, मुझे लगता है यार परिवार की तरह है, इस बात के लिए तो कम से कम नहीं होना चाहिए कि मैं यहां नहीं बैठूंगा यहां बैठूंगा। ये मुझे कार्ड चेक करने वाले कह रहे हैं कि सर लड़कियां तक बदतमीजी करती है। इससे बुरा तो और क्या ही होगा, या तो तुम्हारी क्लास का महिला सशक्तिकरण थोड़ा ज्यादा हो गया, मैंने नयका देवी को ढंग से पढ़ा दी तुमको ज्यादा। लड़कियों को लगता है कि हम सब, कोई गोरी आए हमारे सामने हम निपट लेगी, तुम मुझे गोरी मानती हो, इसका मतलब तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखा करें क्लास के अंदर। हाँ, तो भाई बहनों की तरह बैठ जाया करें यार, ये जहां बिठाए ये ज्यादा जानते हैं ढंग से कि कहां से रास्ता होगा कहां से नहीं होगा, कहां से निकलेंगे कहां से नहीं निकलेंगे। आपकी क्लास आपको पढ़ना है, यदि ये बिठाने में और ये भाषण देने में बातें हुई तो वो पढ़ाई का टाइम वेस्ट होगा, वो नहीं होना चाहिए। बाकी सब चीजें तो है, प्लीज ध्यान रखना, पीछे बढ़ो, दोबारा इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे कोई शिकायत हो तो मैं ऑफिस में बैठा रहता हूं, ऑफिस में आके मिल लेना, मुझे बता देना क्या शिकायत है। अगला राजा लिखो, ये लाइन बॉक्स में बंद कर लो। अगला राजा लिखो, चुंडा। जगमाल को राजा नहीं बनाया मल्लीनाथ जी ने। मल्लीनाथ जी ने कहा कि नहीं, जगमाल बदमाशी करता है, इसलिए मल्लीनाथ जी ने जगमाल को राजा नहीं बनाया, अपने बेटे को नहीं बनाया, अपने भाई को बना दिया था। मल्लीनाथ जी का भाई था वीरमदेव, क्या नाम था, वीरमदेव को राजा बना दिया। फिर वीरमदेव मर गया तो उसका बेटा चुंडा राजा बना, तो अगला अपने सीधा चुंडा ही लिखो, अपने तो काम काम वाले राजा पढ़ने। चुंडा ये वही है जिसके बारे में आप पढ़ते हो कि इसने अपनी बेटी हंसाबाई की शादी मारवाड़ के लाखा के साथ की थी, पढ़ा था। तो अब तो आगे आप मारवाड़ में जितने राजा पढ़ोगे ना, इन सब के नाम सुने हुए आपके, तो एका दुक्का राजा भले ही छोड़ दो, बाकी मेवाड़ वाली हिस्ट्री के अंदर इनके कहीं ना कहीं नाम सबके आए हुए थे। जो चुंडा वही है जो अपनी बेटी हंसाबाई की शादी किसके साथ करता है, लाखा। और बात सुनो, राठौड़ों की राजधानी कौन सी है, मेवानगर। कौन सी है, शुरुआत में खेड़, और खेड़ से ये लोग कहां पे शिफ्ट हुए, मेवा। इधर जोधपुर साइड के अंदर एक मुख्य कैपिटल जो पड़ती थी वो थी मंडोर। कौन सी थी, और मंडोर में थे प्रतिहार। मंडोर में कौन थे, पढ़े हमने, मंडोर के प्रतिहार। मंडोर वाले प्रतिहार अब कमजोर होते जा रहे थे, वही है शक्तियां, एक शक्ति ऊंची आती, दूसरी कहीं ना कहीं क्या होगी, कमजोर। मंडोर वाले प्रतिहारों के सामने दो दिक्कत आ रही थी। मंडोर वाले प्रतिहार दिल्ली का सामना नहीं कर पा रहे थे, वो तो दिख ही रहा था भाई कमजोर हो गए, दिल्ली का सामना कैसे करेंगे। दूसरी बड़ी बात, आपस में लड़ने लग गए। आपस में लड़ने लग गए तो कोई कहे मंडोर मैं रखूंगा और दूसरा कहे मंडोर मैं रखूंगा। तो प्रतिहारों को, जो भी इनका सियाना आदमी था, उसको लगा कि यार ऐसे तो नहीं पार पड़ेगी, क्या किया जाना चाहिए। तो इन प्रतिहारों ने अपनी एक राजकुमारी की शादी, आवाज सही नहीं आ रही, एक्स्ट्रा आ रही है तो बढ़िया है यार, फिर तो तुम्हें डबल फीस देनी चाहिए। क्या है सुनील, देख भाई, हाँ दूसरी क्लास चल रही है आपके, वेरी गुड यार। हाँ, एक ही फीस में 2 क्लास के मजे, ऐसी आजादी और कहां। क्या भाई सुनील, है अब सही है, चलो तो दोबारा बोलूं लाइन, क्या बोल रहा था मैं। हाँ, तो मंडोर वाले जो प्रतिहार थे ये मंडोर को संभाल नहीं पा रहे थे, तो मंडोर वाले प्रतिहारों ने अपनी एक राजकुमारी की शादी चुंडा के साथ कर दी। राठौड़ों का राज तब उभर रहा था मारवाड़ में, प्रतिहारों का राज डाउन जा रहा था। तो प्रतिहारों को लगा कि यार मंडोर अपने जो संभाल नहीं पाते, राठौड़ों को दे देते। तो राठौड़ों कैसे दिया जाए, तो इन्होंने अपनी एक राजकुमारी की शादी चुंडा के साथ की और मंडोर दहेज में दिया। मंडोर कैसे में, किस में दिया, दहेज के अंदर दे दिया। तो अब राठौड़ों की राजधानी कौन सी बन गई, मंडोर। पहले राजधानी थी खेड़, खेड़ से आए मेवानगर, मेवानगर से कहां गए, मंडोर।
लेकिन मंडोर जीता नहीं था इन लोगों ने। मंडोर इनको कैसे मिला था? यहां प्रतिहारों की एक ब्रांच काम कर, धीरे धीरे जब बड़े कई पीढ़ियों तक राज चलते तो ब्रांचें चेंज होती रहती थी। यहां जो ब्रांच काम कर रही थी वो ब्रांच थी इंदा। कौन से प्रतिहार थे? वो इंदा प्रतिहार अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा के साथ करते हैं और चुंडा को मंडोर किसमें दे देते हैं? दहेज। लिखो प्रतिहार, कोष्टक में इंदा लिखना ना। प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से की। प्रतिहार मैरिड हिज प्रिंसेस तो चुंडा। प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से की। प्रतिहार मैरिड हिज प्रिंसेस टू चुंडा। कोष्टक में इंदा लिख लेना ना। प्रतिहारों की ब्रांच थी इंदा। प्रतिहारों ने अपनी राजकुमारी की शादी चुंडा से की। राजकुमारी की शादी चुंडा से की तथा मंडोर दहेज में दिया गया। एंड मंडोर वॉज गिवन इन डोवरी। तथा मंडोर दहेज में दिया गया। चुंडा का नया नया आरएस में सिलेक्शन हुआ था तो कहा 2 BHK फ्लैट दे दो भाई इसको मंडोर वाला। तथा मंडोर दहेज में दिया गया। आप सारे आरएस लगते ही ले लोगे? देखो हंस हो रहे हैं सारे हैं। अच्छा लड़कियां करी एक बार आरएस लगने दो सर, फिर हम इनको देंगे ही नहीं। ले लेंगे? हैं? लेंगे दहेज में? मतलब किससे? पापा कहोगी कि 2 BHK दो, लड़कों वालों से कहोगी? अच्छा लड़कियां कर, हाँ अच्छा मेरे नाम प्रॉपर्टी करवाओ। पर ये काम तो जाए तो मुझे सबसे अच्छा ही लगे कि भाई अपने समाज में ना, मुझे यूं हमेशा दहेज वाली बात लगती है कि अक्सर अपने यूं बात करते रहते हैं कि भाई दहेज प्रथा खराब है, दहेज प्रथा खराब है। तो मुझे लगता है यार ये एक सामान्य सिद्धांत बन गया हमारे समाज का कि लड़की वाले जो हैं वो देना चाहते हैं, लड़के वाले हैं वो लेना चाहते हैं। अच्छा लड़के वालों में भी किनको दहेज मिल रहा है? जो दहेज मांग के ले रहे हैं वो किनको मिल रहा है? जो नौकरी लग गए है ना। जो बेरोजगार बैठा उसको तो कोई बाई नहीं दे रहा। मेरी तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। मेरी तरफ आंखें मत निकालो ऐसे, ठीक है। हाँ यहाँ मुंडा शोक नाल सड़ा है, ठीक है। तो वहां भाई नौकरी वाला, अब वो जो नौकरी लग गया वो भी इस बात को जानता है कि यार जब तक नौकरी नहीं लगा था तब तक तो नहीं दे रहे थे। इसका मतलब मुझे तो नहीं दे रहे, किसको दे रहे हैं? फिर दो। सामान्य सी बात। दहेज प्रथा उस दिन समाप्त हो जाएगी। लड़कियों में एक दूसरा कंसेप्ट काम कर रहा है। लड़की 3rd ग्रेड टीचर लग गई, वो चाहेगी कि वो 2nd ग्रेड से शादी करे। 2nd ग्रेड लग गई, वो नहीं चाहती तो घर वाले पक्का चाहते हैं वो 1st ग्रेड से करे। वो 1st ग्रेड लगी हुई है वो चाहेगी RS से करे। वो RS लगी हुई है वो चाहेगी IS से करे। ऐसा कभी नहीं होगा कि लड़की RS लगी हुई है और बेरोजगार से कर ले। मैं कहूंगी यदि पढ़ी लिखी लड़कियां, नौकरी लगी हुई लड़कियां बेरोजगार से करने लग जाए तो वो तो झाड़ू पोछे लगाए सारे दिन आपके, महिला सशक्तिकरण अपने आप में हो जाए। पर हमारा समाज उन टेबुओं को तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी नौकरी वाली लड़की को यहां उल्टा काम कर रहा है। नौकरी लगा हुआ लड़का ज्यादातर चाहेगा कि बिना नौकरी वाली लड़की है। नौकरी लगी हुई लड़की पक्का चाहेगी कि उसका बंदा बहुत काम, भाई नौकरी नहीं लगा तो बहुत पैसे वाला है, उस टाइप का, उस हिसाब का है। वो एकदम यूं बेरोजगार टाइप में वैसे नहीं करना चाहेगी। तो अभी तक समाज अपने कॉन्ट्राडिक्शंस को नहीं तोड़ पा रहा है। जब तक ये कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं टूटेंगे तब तक ये समस्याएं सॉल्व नहीं होगी। और ये समस्याएं केवल उन्हीं जगह पे जहां नौकरी वाला सवाल है। वरना मैं मेरे आसपास में जितने शादी ब्याह घरों में रोते हुए देखता हूं, मैंने आज दिन तक ही नहीं सुना किसी ने दहेज मांगा हो। किस बात का मांगे? मांगने के लिए कुछ सामान भी तो होना चाहिए आगे है। भाई हमारे घर की है कोई भाई है, उसकी शादी कहीं कर रहे हैं तो अगला यदि कोई नौकरी लगा हुआ और तब तो वो मांगे। अब वो खुद ही कुछ ही नहीं कर रहा है तो वो तो इस बात का एहसान मंद रहे कि हम दे रहे हैं। ये कहे उल्टा कि उल्टा यदि कोई दे रहा है और कोई लड़का बेरोजगार है तो किस बात का मांगते हैं? नॉर्मली कहते हैं भाई ठीक है जैसा जो हो वो कर लेना। समाज के जो नॉर्मल सामान्य सिद्धांत के अनुसार हो जाती है। उल्टा आजकल दूसरा है, लड़के वाले तो दहेज मांगे नहीं मांगे, लड़का खुद तो बेचारा मांगे नहीं मांगे, लड़की पक्की अपने घर वालों से मांगती है कि ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी। अब तो आप लड़कियां सब कह सकते हो कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, हमें से नहीं करते। तो हमारे घर में भी लड़कियां हैं, आसपास में भी लड़कियां हैं। और वो तो मैं हमेशा सुनाता ही कि मेरे एक फ्रेंड और उनके वो सिस्टर की शादी,
तो मैंने एक दिन उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि यार मैं तो वो सुनार वाली दुकान पे हूँ, सोनी जी के पास आया हुआ हूँ, और वो गहने वहने बनवाए थे, नॉर्मल गहने वगैरह देते हैं गाँव में। तो अरे मैं कहा अच्छा, तो महीने भर पहले बनवा ली। कहा यार ठीक है, फिर सावे ज्यादा होते हैं, एंड टाइम पर बाद में गहने मिलते नहीं यार, ये प्रॉब्लम भी रहती है। और उन्होंने मैं यहाँ था तो उन्होंने कहा कि तू है ना शादी में 3-4 दिन पहले आ जाना। हम बीकानेर में कई साल तक करीब साथ पड़े हुए थे, तो शादी में 3-4 दिन पहले जाना। तो मैंने कहा ठीक आ जाऊंगा। फिर वो 3-4 दिन पहले मेरे से गया नहीं गया, एंड टाइम पर वापस उन्होंने फोन किया मेरे को 2 दिन पहले थे कि मैंने तेरे को कहा था तू आ जाना, तू आया नहीं अभी तक। तो मैं यार पहले तो कोई काम आ गया था, आज की मैंने टिकट करवा ली, कल मैं पहुंच जाऊंगा, बारात अपने परसों आएगी, कल शाम तक मैं आ जाऊंगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो उसने कहा ठीक है पक्का पक्का आ जाना। तो मैंने वापस पूछा तू कहाँ है, तो उसने वापस कहा कि मैं सोनी जी की दुकान पे हूँ। तो मैंने क्यों यार, आपने तो सोनी जी से ले गए थे 1 महीने पहले, अब वापस जाने की आवश्यकता कहां पड़ी। उन्होंने कहा तू आ फिर बताऊंगा तेरे को। फिर शादी वादी हो गई, रवाना विदाई हो गई, उसके बाद हम शाम को अकेले बैठे थे, तो मेरे को वापस आना था, तब मैं खाना खा रहा था, तो मैंने वापस उससे पूछा कि वो तो क्या बात बता रहा था उस दिन। तो उसने कहा यार अपने तो गहने वहने सब बनवा ही लिए थे, सब काम एकदम हो ही गया था, पर तभी फिर बाकी बाइयां आनी शुरू हुई, तो फिर दूसरों का देखा कि इन दीदी के तो ये बनाया हुआ, मेरे तो ये भी नहीं है, इन दीदी के तो ये यार, मेरे तो ये भी नहीं है, तो हमारा तो यार लफड़ा हो गया, हमने वो सारे के सारे दोबारा बनवाए। तो ये देखो ये सामान्य सिद्धांत है ना। एक वो पहले हमारे सर पढ़ाते हुए हमेशा एग्जाम्पल दिया करते थे, एक डॉक्टर साहब लग गए, तो डॉक्टर साहब की सगाई कहीं पर की गई, तो अच्छे पैसे वाले घर के अंदर की गई, कोई जो अच्छे पैसे वाला था उसी ने डॉक्टर साहब को जाके पकड़ा। नॉर्मल है, यदि आसपास में कोई नौकरी लग गया तो जो सामान्य लोग हैं वो जाते ही नहीं उनके घर पे, वो सीधा है भाई नहीं रे आउट ऑफ रीच है, मरने दो, अपने को दूसरा देखते हैं। हम भाई सब घरों की है, हम मैं तो भाई मेरे घर में भी देखते हैं इसी प्रकार से देखते हैं, कोई हाँ भाई ये ज्यादा मांगेंगे रहने दो, अपनी पार नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो वो सर बता देगा, डॉक्टर साहब लगे, डॉक्टर साहब की सगाई को अच्छे पैसे वाले परिवार में हो गई, तो वो जो ससुर जी थे डॉक्टर साहब के, उन्होंने डॉक्टर साहब को एक दिन फोन किया कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। डॉक्टर साहब एकदम सामान्य सिद्धांतवादी, डॉक्टर साहब ने कहा क्या बात करते हो, गाड़ी क्यों चाहिए, और मैं दहेज वगैरह में यकीन नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा अरे दहेज किस बात का है, ये तो मैं मेरी बेटी को गिफ्ट दे रहा हूं, तो आपको लेना ही चाहिए, और आप तो केवल इतना बता दीजिए कि कौन से कलर की लेनी है और कौन सी कंपनी की लेनी है, बाकी मैं जानू मेरा काम जाने, और बेटी को देना ही है मुझे। तो आपके घर वालों ने कोई डिमांड नहीं की, आपने कोई डिमांड नहीं की, ये मेरी तरफ से मेरी बच्ची को गिफ्ट है। डॉक्टर साहब ने वापस कहा कि नहीं सर, ये भले गिफ्ट के रूप में दिए जाएं, पर मैं इस बात को जानता और समझता हूं कि दहेज है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, इसलिए इन चीजों में यकीन नहीं। उनके पिताजी ने वापस कहा कि देखो ऐसी बात नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए आप, मैं खुश होकर दे रहा हूं। डॉक्टर साहब ने साफ साफ ही मना कर दिया, तो बेचारे क्या करते अगले वाले। ठीक है, शाम को लड़की का डॉक्टर साहब के फोन पास फोन आएगा, मंगते तू तेरी तनख्वाह से पूरी जिंदगी में गाड़ी नहीं ला पाएगा, है ना। और सुने, अभी पापा को फोन करके गाड़ी दो, और एक बात और सुन, पापा दे रहे हैं 10 लाख वाली, पर इनके पास पैसे ज्यादा हैं, तू 20 वाली मांगे। लड़का शाम को फोन करके क्यों दिन में तुम्हें नींद में था, ब्लैक ले लूंगा, ब्लैक स्कॉर्पियो जो नई आई है ना वो वाली निकलवा दो तो थोड़ी ठीक रहे मेरे लिए, है ना। तो ना कई चीजों में आदर्श काम नहीं आते, यथार्थ की सच्चाइयां बहुत कड़वी है। हम आदर्शवादी बातें कितनी करें, पर उनका जो रियलिस्टिक रूप है ना वो बहुत अलग रूप में दिखाई देता है समाज में। तो ये यूं देखने को लगता ही है, तो बस सिंपल सी बात है। तो जितने RSN लड़के सेलेक्ट होते हैं उनको बाद में लगता है तो भाई साहब 3 साल पहले मैं यहीं बैठा था, एक ही नहीं आ रहा था, अब घर समाज का सितारा है, सितारा पहले चमक रहा था, ये सितारे की चमक की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। ये सामान्य सी बातें हैं जी। हाँ, और मैं तो हमेशा कहता और हूं, मैं तो इस प्रथा के एकदम पक्ष में रहता हूं कि लड़कों अपनी बहनों को खूब सारा दहेज देना है, खूब सारा, जितना दहेज देना उतना देना है, क्योंकि भारत में लड़कियों के पास संपत्ति का अधिकार है, पर अभी तक लड़कियां ले नहीं रही। ये देखो और जिस दिन लड़कियां इस मामले में जागरूक हो गई और इन्होंने संपत्ति लेनी शुरू कर दी, उस दिन जितना आपने दहेज देते हैं ना उसे 3-4 गुना ज्यादा ले जाएगी। भाई अपने पास जमीन है, 20 बीघा जमीन है, एक भाई और एक बहन है, 2 है, हिसाब से 10-10 बीघा बंट जानी चाहिए, 10 इनके और 10 इनके होनी चाहिए। लेकिन वो बहन कह रही है कि नहीं मैं 10 नहीं लूंगी, 20 तू की तू रख, और भाई भी उल्टा कह रहा है कि ठीक है इसके बदले में मैं तेरे को गिफ्ट दे दूंगा, है ना। और गिफ्ट भी कैसे, मतलब एक साथ नहीं देने, डाउन पेमेंट जमा करो ना, फिर किस्तों में। एक बार डाउन पेमेंट दहेज वाला है, बाद में तेरी सासू मरेगी तो कपड़े ला के देंगे, तेरा ससुरा मरेगा तो लाएंगे, तेरे टाबर होंगे तो लाएंगे, तेरे टाबर होंगे ब्याह करेगी तो लाएंगे। कितने धीमे धीमे किस्तें चल रही है।
है ना। तो लड़कों इस बात में खुश रहा करो, और ये बात लड़कियों को ज्यादा बतानी नहीं है। ये सर तो भोली है, इनको तो वैसे ही नहीं समझ में आ रहा, और तुम ज्यादा यूं समझा मत देना ये बात। मैं कहता हूं जिस दिन दहेज प्रथा हमारे खत्म हो गई, उस दिन इतने पुलिस केस होंगे जिसके हद नहीं है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बढ़ जाएंगे। जिसको बोले कोई कितना अदरवाइज ले, मैं ऐसी बात बोल देता हूं, फिर कोई वीडियो लगा देता हूं, फिर कोई नीचे लिखता है देखिए इस जालिम आदमी को। यही लोग हैं जो दहेज के लिए कर देते हैं हत्या। तो मुझे डर लगता है कि यार बोलना चाहिए, पर मैं यार सच्चाई बात तो यही है भले माने भले ही नहीं माने, आप सच्चाई से कितना दूर भाग सकते हो। तो आप तो लड़कों तो ये कोशिश क्या करोगे, बहन को कहा करोगे ले तुम खूब सारा लेके जा, क्योंकि आप यकीन मानिए आप कितना भी खूब सारा दे दोगे तो भी उस जमीन के बराबर नहीं दे पाओगे, उसकी रेट ज्यादा है। हाँ सम... हाँ ससुराल जा, देखो इसने कितना यूं लंबा सोचा है। और इसका कहना है कि सर भाई हम संपत्ति ले लेंगे तो आगे जाके ननद को भी तो देना पड़ेगा, और हम किसी को भी दे सकते हैं पर ननद को मरी नहीं देंगे। ननद वाला जो भाव है ना, अल्लाह रहम करे। मतलब मैं कई बार देखता हूं कि भाई घर में कोई भाई है और उसके लिए देख के लड़का देख के है कि घर परिवार अच्छा है, तो क्या क्या अच्छी बातें हैं, तो अगला फटाफट करेगा ननद को नहीं। अच्छी क्या बात है, कई जगह तो और राजा के सासू मरेड़ी है, ये अच्छी बात। अगले बंदे की मां नहीं है, तुम्हें अच्छी बात कैसे लग सकती है। लड़की और राजी हो रही है कि बढ़िया है, दो तो सल्टी साइड के अंदर है। तो लड़कियों तुम्हारा ये जो ईर्ष्या का भाव है ये नहीं जाएगा, और जाना भी नहीं चाहिए, वरना मनोरंजन खत्म हो जाएगा यार पूरा। मनोरंजन इसी का काम है। हाँ मैं हाँ हाँ सास बहू के सारे सीरियल बंद हो जाएंगे। हाँ नहीं नहीं, तो मैं तो खुद मैं यूं गांव, मैं तो गांव में गया हुआ होता हूं, तो बुआ कोई बहन जो भी आए हुए होते हैं उनके सामने उनके सासू की 2-3 बुराइयां करो, चला के मैं कर देता हूं, फिर वो टूटती है। ऐसे है ऐसे है, मैं यही सुनना चाहता था, तू कितनी कर रही है। 2-4 में मेरी तरफ से यूं कर देता हूँ, एक बार हम तुम्हारे आए थे ना, तुम्हारे बस। हाँ ऐसा सही कर रहे हो एकदम आप। चलो तो आगे लिखो। तो चुंडा को दहेज में क्या मिला, मंडोर। अब दहेज लो तो ऐसा लेना रे ढंग का लेना, पूरा मंडोर लिया, तुम 2 BHK में राजी हो जाते हो, ढंग का फार्म हाउस दोगा RS लगने के बाद। हाँ तो चुंडा को तो लिखो, क्या लिखा, मंडोर दहेज में लिखो। अब राठौड़ों की राजधानी मंडोर बन गई थी। नाउ मंडोर बिकेम राठौर्स कैपिटल। अरे अभी थोड़ी लेना है। हाँ हाँ अरे रुक जा रहे। अब राठौड़ों की राजधानी मंडोर बन गई। चुप लेगा चुप जाओ। नाउ मंडोर बिकेम राठौर्स कैपिटल। अब राठौड़ों की राजधानी मंडोर बन गई थी। नाउ मंडोर बिकेम राठौर्स कैपिटल। इसकी रानी थी चांद कंवर। क्या नाम था, उस चांद कंवर ने जोधपुर के अंदर एक बावड़ी बनवाई, तो नाम ही रख दिया चांद बावड़ी। क्या नाम रख दिया, लिखो। इसकी रानी चांद कंवर ने, हिज क्वीन चांद कंवर, इसकी रानी चांद कंवर ने, हिज क्वीन चांद कंवर, जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। तब तक जोधपुर नहीं बसा था, पर उस इलाके में बाद में बस गया था। जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था, बिल्ट चांद बावड़ी एट जोधपुर। जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था, बिल्ट चांद बावड़ी एट जोधपुर। जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था, बिल्ट चांद बावड़ी एट जोधपुर। बीकानेर में एक जगह पड़ती है पुगल, है ना, भाटियों का राज था वहां पे। चुंडा इन भाटियों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ता, और उस लड़ाई में लड़ता हुआ काम आ गया था। तो किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, पुगल के भाटियों के खिलाफ। लिख लो, यह है पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। पुगल बीकानेर में जगह पड़ती है। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट भाटी जो पुगल। यह है पुगल के, हाँ पद्मिनी वाला वो है ना, पुगल की पद्मिनी। ही डाइड व्हाइल फाइटिंग अगेंस्ट भाटी जो पुगल। यह पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। यह पुगल के भाटियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था।
इसका बड़ा बड़ा बेटा था रणमल। कौन था? पर इसने रणमल को राजा नहीं बनाया, इसने राजा बना दिया था कान्हा को। किसको राजा बना दिया था? लिखो, इसने अपने बड़े बेटे रणमल को राजा नहीं बनाया। He did not appoint his elder son Ranmal as king. He did not appoint his elder son Ranmal as king. इसने अपने बड़े बेटे रणमल को राजा नहीं बनाया। He did not appoint his elder son Ranmal as king. इसने अपने बड़े बेटे रणमल को राजा नहीं बनाया, बल्कि छोटे बेटे कान्हा को राजा बना दिया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन कान्हा, बल्कि छोटे बेटे कान्हा को राजा बना दिया था। बट कोरोनेटेड यंगर सन कान्हा, छोटे बेटे कान्हा को राजा बना दिया था। फिर बात आगे की बात आपको पता है, रणमल बाद में उधर मोकल का संरक्षक बना था और बाद में हंसाबाई को कहता है कि तू तेरी थोड़ी सेना दे, सेना लेके मारवाड़ आता और यहां पे राजा बन जाता। बताया था मैंने, एक लाइन लिख लो। कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन रणमल मेवाड़ की सेना की सहायता से मारवाड़ का राजा बना। रणमल बिकेम किंग ऑफ मारवाड़ विद हेल्प ऑफ मेवाड़ आर्मी। रणमल मेवाड़ की सेना की सहायता से मारवाड़ का राजा बना। रणमल बिकेम किंग ऑफ मारवाड़ विद हेल्प ऑफ मेवाड़ आर्मी। रणमल मेवाड़ की सेना की सहायता से मारवाड़ का राजा बना। रणमल बिकेम किंग ऑफ मारवाड़ विद हेल्प ऑफ मेवाड़ आर्मी। अगला राजा लिखो। फिर रणमल की ज्यादातर बातें अपनी पढ़ी हुई है, सीधा अगला राजा लिखो जोधा।